नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, तो वहीं 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। इसके बाद आरोप लगाए गए थे कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशी फंडिंग से ये लोग धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। वही शिकायतों को लेकर सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है। अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या मदरसों पे एक बार फिर से बड़ा एक्शन होने वाला है? केवल मदरसों की बात नहीं है, ये जो एसआईटी का गठन किया गया है इसमें केवल मदरसों की चर्चा नहीं है। ये मीडिया में चर्चा इस बात की हो रही है कि अब मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच होगी, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड जो है मदरसा, मजार और मस्जिद, ये तीनों के इंटरकनेक्शन एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं और वो जो विदेशी फंड आता है और उसके कारण क्या क्या होता है इसकी जांच होगी। तो क्या अब ये भी जांच होगा कि वो पैसे कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कितने खर्च किए जा रहे हैं और कहां से आ रहा है? ये इसी के लिए बनाया ही गया है, क्योंकि जो सर्वे किया गया था मदरसों का, तो मदरसों का सर्वे किया गया तो कई मदरसों में ये पाया गया कि उन्होंने अपने अकाउंट की और जो संचालन के लिए फंड आते हैं उसकी जानकारी सही तरीके से नहीं दी। लेकिन ये तो सर्वे की रिपोर्ट थी। ये सिर्फ सर्वे की रिपोर्ट के कारण एसआईटी का गठन नहीं किया गया। इसके पीछे एक और कहानी है और वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट। आईबी ने पिछले लगभग 3 सालों से इसकी जांच करने की शुरुआत की थी कि बॉर्डर इलाकों में, यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की इनिशिएटिव है अपने यहां पर जो मदरसों में विदेशी फंड आ रहे हैं उसकी जांच करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, जो भी बॉर्डर स्टेट हैं यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो नेक्सस है 3 स्टेट का, और तीनों जगह पर जैसे बिहार में जो नेपाल का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश में नेपाल का बॉर्डर है और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये सारे बॉर्डर इलाकों में अचानक से मदरसों की बाढ़ आई, साथ में मजारों की संख्या बढ़ने लगी और उसके साथ साथ मस्जिदों की संख्या भी बढ़ने लगी। ये सिर्फ मदरसों का मामला है ही नहीं। और वहां पर जो आईबी की टीम लगी हुई थी उसको ये जानकारी मिली कि ये जो मदरसों की संख्या बढ़ रही है वो सरकार के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि यहां पर बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, वहां पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई नहीं करते बल्कि एक शेल्टर की तरह इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी तरफ रोहिंग्या, जिसको भारत में लाने पर सरकार ने फैसला लिया था कि इन रोहिंग्याओं को हम भारत में शरण नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर कितने रिफ्यूजी हैं। बांग्लादेश के आज़ादी के समय से ही यहां पर जो रिफ्यूजी आए वो फिर वापस बांग्लादेश नहीं गया। भले ही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, लेकिन फिर भी यहां जो बांग्लादेशी थे वो वापस बांग्लादेश नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब हिंदुस्तान जैसी जगह पर आ गए हैं तो सिर्फ मुस्लिम देश होने के कारण बांग्लादेश लौटकर क्यों जाए, वहां गरीबी है, जहालत है, अभी एक नए नए देश बना है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। पाकिस्तान वहां पर अपना एजेंडा सेट करने के लिए अभी भी कुछ संगठनों को पैसा देता है, जिसके कारण उस समय टारगेट किलिंग बांग्लादेश में हो रहा था। तो ये लोग यहीं रुक गए, ये भी शरणार्थी है। धीरे धीरे इन लोगों ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता हासिल की। ये नागरिकता ओरिजिनल नहीं है, बल्कि है तो रिफ्यूजी, लेकिन आधार कार्ड बनवा लिया, वोटर आईडी बनवा लिया। एक कांग्रेस की सरकारें थी, फिर टीएम किसी की सरकार आई पश्चिम बंगाल में, उससे पहले वामपंथी पार्टियों की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने पूरा नेक्सस तैयार किया अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये बांग्लादेशियों को यहां पर वोटर आईडी बनवाए और साथ ही नए नए जितने भी दस्तावेज थे वो अवेलेबल कराकर अपना वोट बैंक बना लिया इसे। और उसी तरीके से असम में जो कांग्रेस की सरकार थी वहां भी इन रिफ्यूजियों को भारत के नागरिकता दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। अब
जो रोहिंग्याओं पर भारत सरकार का फैसला था इसी बात को लेकर था कि पहले ही पश्चिम बंगाल से बहुत ज्यादा शरणार्थी रिफ्यूजी यहां पर रह रहे हैं, अब अगर म्यांमार में संकट की स्थिति है वहां से भी हम रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में ही शरण देना शुरू कर दें तो फिर परेशानियां पैदा होगी, क्योंकि धीरे धीरे ये असामाजिक गतिविधियों में एंटी सोशल एलिमेंट बन जाते हैं और फिर ये करते क्या हैं, ये माफियाओं के साथ मिलते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग में होते हैं और जब मौका मिलता है तो अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद के ये सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। जो संगठन विदेशों में काम कर रहे हैं वो देखता है कि ये तो रिफ्यूजी हैं, मुस्लिम हैं और इसके पास अभी कोई सही ठिकाना नहीं है, तो इसको सॉफ्ट टारगेट करो, उसको माइंड वॉश करो और लालच लोभ देकर भी अपने साथ मिलाओ, इसको आतंकवादी बनाओ। तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही थी पहले की सरकारों के समय से, ये भाजपा की सरकार आई, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया इंटेलिजेंस ब्यूरो को और अलग अलग स्टेट के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह रिपोर्ट तैयार की कि जितने बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग स्टेट में, उन सब जगहों पर मदरसों की संख्या बढ़ रही है और मदरसों की संख्या जो बढ़ रही है वो उस पर विदेशी फंड आ रहे हैं और उस विदेशी फंड का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा रहा है। उसमें एक नया तरीका डेवलप किया कि अलग अलग जगहों पर रातों रात मजार बना दो, अवैध कब्जा भी हो सकता है, जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे दिख रहे हैं, सुनसान जगह है, सड़क के किनारे है, वहां पर रातों रात एक मजार बन जाता है, चादर रख दी जाती है और फिर 2-4 लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो भी एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो सब साधु यानी कि ये मौलवी के वेश में रहते हैं और फिर जब ये स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं आतंकी संगठनों के लिए। दूसरी बात, ये मदरसों के साथ मजार और फिर मस्जिद की बात आई कि ये मस्जिदों की संख्या भी अचानक से बढ़ने लगी है। ऐसा तो है नहीं कि जिन इलाकों में इतनी अच्छी अच्छी मस्जिदें, भव्य मस्जिदें बनाई जा रही है, उन इलाकों का इकोनॉमिक कंडीशन तो ऐसा है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि उन इलाकों में रहने वाले लोगों के पास इतनी क्षमता है कि वो लोग लाखों में चंदा दे सकते हैं। तो अचानक से ये मस्जिदें बनने कैसे लगी, उसकी भी जांच की गई और पता चला कि ये सारा का सोर्स जो है वो विदेशी फंड है। सऊदी अरब से, दुबई से, इराक से, ईरान से, ये हर जगह से, यूएई से पैसे आते हैं। और पैसे कैसे आते हैं? पैसा सीधे मस्जिद को नहीं भेजा जा सकता, मजार बनाने के लिए नहीं भेजा जा सकता, पैसा भेजा जाता है एजुकेशन के नाम पर। ये ट्रस्ट यहां, एनजीओ यहां बनते हैं, वो एजुकेशन के नाम पर मदरसे तैयार करते हैं और मदरसे के नाम पर वो पैसा लेते हैं, उसका इस्तेमाल इन कामों में किया जाता है। ये आईबी की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट अलग अलग स्टेट को सौंपी है, दी है। अब बिहार में एसआईटी का इस मामले में तो गठन हो नहीं सकता। अभी जो सरकार है बिहार में वो राजद जदयू की है, महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, साथ में वामपंथी पार्टियां भी हैं और इनका सॉफ्ट टारगेट होता है मुस्लिमों को वोट बैंक बनाओ। अगर ये पार्टियां इस मामले में एसआईटी का गठन कर दे तो इसका मतलब है कि प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल हो जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है साफ तौर पर। दूसरा, जो पश्चिम बंगाल की बात है, ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट वहां नहीं भेजा गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट वहां भी है और ममता बनर्जी को भी ये पता है कि ये जो मदरसे, मजार और जो मस्जिदें बाढ़ आ रही है और जो पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये असामाजिक गतिविधियों में, चोरी डकैती सब में इन्वॉल्व हैं और यही लोग पश्चिम बंगाल में भी अटैक करवा रहे हैं, हमले करवा रहे हैं। यही लोग वो हैं जो बम फोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये ममता बनर्जी के लिए चुनाव के गुंडे हैं। ये चुनाव में ममता बनर्जी जो ये इतना वायलेंस होता है, पंचायत के चुनाव में हुआ, ये बम बनाने वाले या बम फोड़ने वाले हैं, यही लोग हैं ममता बनर्जी के। तो ऐसे में
ममता बनर्जी कैसे कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? तो इन स्टेट्स ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, यहां पर योगी आदित्यनाथ हैं और इन्होंने पहले ही सर्वे के आदेश दिए थे। सर्वे में सारी जानकारी है कि जो उत्तर प्रदेश में 24,000 मदरसे हैं, जिसमें से 16,500 कुछ जो है वो रजिस्टर्ड हैं, 8,000 रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि उन्हें मान्यता नहीं मिली है। तो क्या अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर ताला लग जाएगा अगर उनके खिलाफ सबूत मिल गए? गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो तो ऐसे ही ताला लगाने के लिए तैयार है। जो 8,000 मदरसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उसके लिए एसआईटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन ही मदरसा बोर्ड में नहीं करवाया तो आपकी मान्यता ही नहीं है, आपको चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उसके लिए तो पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है कि तुम अपनी अपनी दुकानें बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे चला सकते हो? तुम सिर्फ कागजों पर मदरसा नहीं चला सकते या कोई किराए के मकान पर नहीं चला सकते, उसके लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ज्यादातर ये मदरसे वैसे ही थे जो बाहर से पैसा लाते हैं, काम दूसरा करते हैं और एक बोर्ड लगा देते हैं 2 कमरों में और वहां पर मदरसा चलने लगता है, जहां जो अवैध गतिविधियों का संचालन भी होता है। कई तरीके की गड़बड़ियां यहां पाई गई। लेकिन अब मसला यहां है 16,000 उन रजिस्टर्ड मदरसों का, और उन मदरसों में जो पैसा आता है, जैसे कि एडीजी मोहित अग्रवाल ने पहले ये काम शुरू किया, एसआईटी का जब गठन हुआ तो उसमें साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी हैं एक, और उसमें ये जो दूसरे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में काम करने वाले डायरेक्टर हैं वो भी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं पहले से इन मामलों के एक्सपर्ट हैं। साइबर क्राइम का क्या काम है? वो देखेगा कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे चलता है इन मदरसों से, और गेमिंग, ऐपिंग, इन मामलों से किस रूट से हवाला के रास्ते पैसे आता है नाजायज तरीके से। साथ ही ये जो पूरा प्रोसेस है जिसका काम शुरू हो चुका है, उसमें देखा जा रहा है कि मदरसों में पैसे आते हैं, वहां पर जो टीचर हैं उनको पैसे मिलते हैं या फिर उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे काम में किया जाता है। उसमें 2 काम की जानकारी अभी तक मिली है कि इससे अवैध तरीके से मजार और मस्जिदें बनाई जाती है। तीसरा जो है कि इससे शेल्टर दिया जाता है पूरे दुनिया के, जो इसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का ज्यादा जिक्र है, लेकिन इधर उधर से जो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग आते हैं उसके लिए ये मदरसा या वो जो मस्जिद है जो उधर के पैसे से बनती है, विदेशों पैसों से, वहां पर इन लोगों को शरण दिया जाता है। अब वहां पर पुलिस पहुंचती नहीं है, जांच होती नहीं है, तो वहां पर बैठे रहते हैं जब तक कि इनको कोई जिम्मेदारी यानी कि टारगेट नहीं सौंपा जाएगा। तो ये आईबी की रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी का गठन किया गया। अब इसमें सिर्फ ये 16,000 और 24,000 मदरसे नहीं हैं, बल्कि वो अवैध मजार और मस्जिदें भी है जो विदेशी पैसों से बने हैं। 40,000 से ज्यादा मदरसों, मस्जिदों और साथ ही मजारों की बात हो रही है, जिसकी लिस्ट तैयार की गई है कि इसमें कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि विदेश से पैसा आकर लगा है और यहां कोई न कोई शरण लेता है। जैसे कि जितने माफिया हैं उन माफियाओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है और वो पूरा का पूरा नेक्सस तोड़ने का काम ये एसआईटी करेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मतलब ही होता है, यानी कि विशेष कार्यबल। इसका काम ही सिर्फ यही है कि ये इसी मामले की जांच करेगा, उसकी दूसरी टीम भी होगी और वो इनपुट देगा। मतलब अब जल्दी है, अब देरी नहीं होने वाली है, तेजी से इसकी जांच होगी और इन सब जगहों पर बुलडोजर चलेगा, ताला लगेगा और इस पूरे नेक्सस को खंगाला जाएगा। जिसमें पहली दिक्कत तो उन मौलानाओं की हो रही है जिनकी दुकानें बंद होने वाली है। ये अब विदेशों से पैसा नहीं ला पाएंगे और न ही यहां पर वो जो धर्मांतरण रैकेट चलाने में भी इसका उपयोग करते थे वो कर पाएंगे। ये बेरोजगार होंगे। कोलाहल इसी बात की है, परेशानी इसी बात की इन लोगों के अंदर है कि अब आवाज उठने लगी है कि एसआईटी का गठन क्यों किया गया। लेकिन ये ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। एसआईटी जल्द ही इस पर फैसला करेगा और जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उसमें मदरसे, मस्जिद, मजार
सब लपेटे में आएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो अब एक बार फिर से मदरसों पर तगड़ा एक्शन होगा। दरअसल जब मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा था तो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चल रहे मदरसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली थी। आरोप था कि ये मदरसे विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी से इन मदरसों पर सरकार की नजर है। अब इन मदरसों की जांच भी एसआईटी खास तौर पर करेगी, यानी कि मदरसों के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं तो मदरसों पर जल्द ताला लग जाएगा। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।